तो 26 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और न्यूज़ है वो इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो है हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है हमारा अर्बन लोकल बॉडीज को लेके। हम रिसेंटली क्या है कि नागालैंड ने एक तरीके से 33% रिजर्वेशन जो है अर्बन लोकल बॉडीज में वुमेन के लिए जो है वो अलाउ किया है। तो इसी से रिलेटेड हम रिजर्वेशन की नहीं बात कर रहे, हम अर्बन लोकल बॉडीज की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट या बॉडीज जो है वो होता क्या है। तो अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है एक तरह का, अगर हम 3 टियर गवर्नमेंट की बात करें तो हम पढ़ते भी है कि पहला टियर जो है वो सेंट्रल लेवल पे हो गया, सेंट्रल यूनियन गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो गया, एंड तीसरा जो है वो है हमारा जो रीजनल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं, जहां पे अगर रूरल बैकग्राउंड है तो वहां पे रूरल एरियाज में पंचायत होंगे, वहीं पे अर्बन एरियाज में अर्बन लोकल बॉडी जो है उनका फॉर्मेशन। तो अर्बन लोकल बॉडी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के लिए है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन अर्बन एरियाज थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि हम देखते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज में जैसे काउंसलर्स हो गए, म्युनिसिपल काउंसलर्स हो गए, फिर हम कह सकते हैं कि जो मेयर है उनका चुनाव होता है, तो ये सारी चीजें। तो थर्ड या 3 टियर जो है हमारा गवर्नमेंट, उसी के अंदर जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो आता है। ये बेसिकली देखो, अगर हम देखें तो थर्ड लेवल जो है वो क्यों बनाया गया, ताकि एक तरीके से इंक्लूजन हो सके। हम सोशल इंक्लूजन की बात करते हैं और साथ ही साथ हम क्या है डेमोक्रेटिक इंक्लूजन की भी बात करते हैं, कि मान लो कि सिर्फ और सिर्फ क्या है बाहर से या ऊपर से कंट्रोल जो है जैसे यूनियन और स्टेट लेवल पे हम देखें तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि लोकल लेवल पे अगर चीजें मैनेज होंगी तो दोनों तरफ से जो है गवर्नमेंट जो है यूनिडायरेक्शनल नहीं होना चाहिए कि वन वे जो है टॉप डाउन अप्रोच है। यहाँ पे क्या है कि नीचे से भी क्या है कि हम कह रहे हैं कि लोकल लेवल पे भी मैनेज हो रहा है, फिर स्टेट लेवल पे भी और यूनियन लेवल पे भी, तो काफी इफेक्टिव तरीके से क्या है कि मैनेज हो सके, चाहे वो सिटीज की हम बात करें, टाउन्स की बात करें या विलेजेस की बात करें। तो उसी के लिए क्या है कि जो हमारा 3 टियर गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन जो है वो किया गया था। अगर हम टाइप्स ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट में देखें तो टोटल 8 टाइप्स में अर्बन लोकल बॉडीज को क्या है बांटा गया है। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, म्युनिसिपैलिटी हो गया, नोटिफाइड एरिया कमेटी है, टाउन एरिया कमेटी है, कंटोनमेंट बोर्ड है, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी है। जो हमारा अर्बन लोकल गवर्नमेंट है पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड जो शेड्यूल है हमारा वो 12 शेड्यूल है, उसी के अंदर क्या है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जो है वो पढ़ते हैं। तो इसमें बस इतना ही हमको देखना है कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो पिछले साल से 1 साल हो गया लगभग, हम कह सकते हैं कि मणिपुर में जो इंसर्जेंसी क्रिएट हुआ था, वायलेंस क्रिएट हुआ था, उसके बाद भी क्या है अभी भी चीजें जो है पूरी तरीके से सॉर्ट आउट जो है वो नहीं हुई है। वहां पे अभी भी जो ट्राइबल ग्रुप्स है वो क्या है आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है लगातार हो ही रहा है। इसी चीज को इस आर्टिकल के अंदर जो है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये मणिपुर का जो वायलेंस है वो स्टार्ट क्या हुआ और क्यों हुआ, ठीक है, मतलब कब हुआ और क्यों हुआ। तो ये जो है 2012 से ही ज्यादा क्या है स्टार्टिंग, मतलब इनिशियली तो अगर हम देखें तो शुरू से ही क्या है ट्राइब्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रहता ही है, लेकिन एक तरीके से जोर अगर हम देखें तो ये पूरा प्रोसेस जो है स्टार्ट हुआ था कि 2012 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मीटी कम्युनिटी जो है उनके लिए एसटी जो टैग है या एसटी स्टेटस है उसकी डिमांड जो है वो कही, मतलब एक तरीके से इस कमेटी ने रिकमेंडेशन किया कि मीटी कम्युनिटी को बिलोंग करने वाले लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब का जो स्टेटस है वो दिया जाए। एंड इसी के बाद क्या है एक यूनियन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम मीटी यूनियन कहते हैं या मीटी ट्राइब यूनियन कहते हैं, जिन्होंने मणिपुर के हाई कोर्ट में पिटीशन जो है वो फाइल किया। एंड इस पिटीशन के अंदर उन्होंने मेंशन किया कि मीटी कम्युनिटी जो है वो बिफोर द मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ मणिपुर, जो कि इंडियन यूनियन के साथ मर्जर हुआ 1949 के अंदर, उसके पहले जब वो प्रिंसली स्टेट था तो उस स्टेट के अंदर मीटी कम्युनिटी को एक शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा पहले से ही मिला हुआ था। तो उनका दलील यही था, उनका आर्गुमेंट यही था कि भाई मर्जर से पहले प्रिंसली स्टेट जब था तब तो था ही हमारे पास स्टेटस, तो अब क्या है कि अब जो है वो स्टेटस क्यों नहीं दिया जाए। तो इसी चीज को लेके क्या है ये जो कमेटी है वो रिकमेंड की थी कि भाई जो एसटी टैग है या स्टेटस है वो दिया जाए। एंड इसी के बाद क्या है जो मीटी ट्राइब यूनियन जिन्होंने मणिपुर के हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, उसको उसी चीज को वैलिडेट किया कि भाई हम जो है हमको एक शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस जो है वो चाहिए। 19 अप्रैल 2023 में पिछले ही साल क्या है मणिपुर के हाई कोर्ट ने मणिपुर गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि भाई आप जो है वो क्या है ये 10 साल पहले का जो रिकमेंडेशन है यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री का, अफेयर्स मिनिस्ट्री का, कि भाई आप मीटी कम्युनिटी को क्या है शेड्यूल ट्राइब का जो है वो दर्जा दिया जाए। तो यहीं से क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बहुत तेजी से, मतलब एक तरीके से आग पकड़ लिया कि भाई लोग जो है वो बहुत भड़क गए दूसरे कम्युनिटी के, मतलब जो अदर जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो क्या है वो भड़क गया कि भाई मीटी कम्युनिटी के लोग तो ऑब्वियसली मणिपुर में क्या है उनका मतलब डोमिनेंट है, वो पहले से ही अच्छे अच्छे पोजीशन पे, दूसरी चीज क्या है उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा है, तो फिर उनको ये शेड्यूल ट्राइब का अगर स्टेटस दिया जाएगा तो ये बाकी शेड्यूल ट्राइब्स के हक पे एक तरीके से क्या हो जाएगा, मतलब उनके उनके लिए गलत चीज हो जाएगा कि उनके लिए गलत हो गया कि भाई क्योंकि नंबर ऑफ अगर इंडिविजुअल, जैसे हम स्टेटस की बात करते हैं रिजर्वेशन की तो हर जगह मान लो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, तो जहाँ पे क्या है अब 10 सीट था शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसमें से पता चला कि क्योंकि मणिपुर के अंदर मीटी कम्युनिटी के लोग ज्यादा है, इस वजह से क्या है कि वो 10 सीट में से पता चला 5 सीट जो है वो मीटी वाले ऑक्यूपाई कर लेंगे, बाकी जो अदर शेड्यूल ट्राइब जिनको मीटी के कारण क्या है रिजर्वेशन का लाभ जो है एक तरीके से नहीं मिल पाएगा, वो क्या हुआ रिवोल्ट में आ गए। यहीं पे हम देखते हैं कि जो प्रपोजल है स्टेटस के लिए मीटी कम्युनिटी का, वो क्या हुआ अदर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वहां से रेजिस्टेंस जो है उनको मिलने लगा।
ये ट्राइबल ग्रुप्स क्या है आर्गू करने लगे कि भाई मीटी कम्युनिटी जो है ऑलरेडी एंजॉय करते हैं एक डेमोग्राफिक एंड पॉलिटिकल एडवांटेज को, क्योंकि वो अच्छे पोजीशंस पे भी है, साथ ही साथ उनका डोमिनेंस भी है, मतलब कि वो नंबर में भी क्या है ज्यादा है। यहीं पे कुकीज जो है वो क्या है लेटर एक मूवमेंट भी लॉन्च कर दिए थे कुकी लैंड को लेके कि भाई हमको जो है वो एक सेपरेट स्टेट जो है कुकी लैंड के रूप में जो है वो मणिपुर से अलग जो है स्टेट मिल जाना चाहिए। तो यही पूरा का पूरा जस्ट अगर हम देखें तो ये मणिपुर इंसिडेंस का वही है कि भाई 2012 में एक शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी जो है मणिपुर की, उन्होंने रिकमेंड किया था मीटी को इंक्लूड करने के लिए, एसटी स्टेटस देने के लिए। एंड इसी इसी जो कमेटी के रिकमेंडेशन पे मीटी ट्राइब यूनियन ने फाइल किया पिटीशन हाई कोर्ट के अंदर, और 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया और मणिपुर गवर्नमेंट को एक तरीके से डायरेक्ट किया कि भाई आप जो है वो क्या करिए कि मीटी कम्युनिटी के लोगों को एसटी स्टेटस जो है वो दीजिए, और यहीं से रिवोल्ट जो है वो बहुत तेजी से रेजिस्टेंस जो है स्टार्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके बाद अगर हम देखें तो सिक्किम के जो रूलर है वो दिल्ली में मिल रहे हैं भाई, और बोल रहे हैं कि भाई हमको एक नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सिक्किम भी इंडिया में अगर हम मर्जर देखें तो हमारी आजादी के बाद जो है 1947 के बाद जो है वो मर्ज हुआ है। 1950 में क्या है, एक ट्रीटी हुई, इंडिया और सिक्किमीज ट्रीटी इसको कहते हैं, इंडो सिक्किमीज ट्रीटी, जिसके थ्रू क्या है कि जो सिक्किम है वो एक तरीके का इंडिया का जो है वो पार्ट बना। एंड यहीं पर पढ़ते भी आर्टिकल 2A जो है उसको बनाया गया था, फिर रिपील भी कर दिया गया। इट वाज ओनली मेंट फॉर द इंक्लूजन ऑफ द सिक्किम टू द इंडियन यूनियन। इसके बाद अगर हम देखें तो मेनली इस ट्रीटी में, इंडो सिक्किमीज ट्रीटी में, इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया जो साइन हुई ट्रीटी उसमें इंडिया ने एक तरीके से बोला कि भाई हम जो है एक्सटर्नल रिलेशन, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जो है ये जो सिक्किम का जो है इसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है वो इंडिया ने ली। लेटर क्या है 1975 में एक तरह का क्या है हम कह सकते हैं कि रेफरेंडम हुआ, एंड उसके बाद क्या है सिक्किम जो है वो 22nd स्टेट जो है वो इंडिया का बना है 16 मई 1975 में। एंड इसके बाद क्या है कि इसके बाद अगर हम देखें तो नामग्याल डायनेस्टी रूल जो है वो 1975 तक हुआ था, एंड इसी के बाद क्या है 1975 में सिक्किम जो है 22वां स्टेट जो है बना। अब यहाँ पे अगर हम मैप में भी देखें तो डिफरेंट पार्ट है सिक्किम का, जैसे ये वेस्ट सिक्किम हो गया, ऊपर नॉर्थ सिक्किम सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो एरिया वाइज है, साउथ सिक्किम है, गैंगटॉक जो है ईस्ट सिक्किम में प्रेजेंट है, एंड गैंगटॉक ही क्या है ये राजधानी भी है सिक्किम का। ठीक है, तो इतना ही इसमें है, और वो डिमांड कर रहे हैं एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे लाइक जैसे जम्मू एंड कश्मीर में था वैसा ही कुछ टाइप का, वैसा नहीं लेकिन उसी टाइप का क्या है कि कुछ मतलब पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जैसा ही सारे क्लॉज क्या है वहां ना लगे, वो एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि भाई हम जो है वो मर्जर जो है हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है, एंड हम जो है वो एक अलग नेशन के रूप में पहले से थे। इसके बाद है कि जो रिसेंटली क्या है गवर्नमेंट बनी है, मतलब लोकसभा इलेक्शंस हुए फिर नई गवर्नमेंट बनी, तो फिर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो अग्निपथ स्कीम था उसको फिर से क्या है कि रिवैम्प किया जाएगा क्या। अब यहीं पे अग्निपथ स्कीम को अगर हम देखें तो ये क्या है, एक तरह का स्कीम लेके आई थी गवर्नमेंट कि जो भी यूथ जो है, जो भी हमारे देश के नए नौजवान हैं, वो आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में, या हम कह सकते हैं कि जो नेवी है, बेसिकली ये आर्मी के लिए था। ठीक है, कि वो आर्मी को जो है वो ज्वाइन करेंगे, एंड जो भी मोटिवेटेड या पेट्रियोटिक यूथ है वो आर्मी को ज्वाइन करेंगे। लेकिन हाँ, ये आर्म फोर्सेस को क्या है कि 4 साल तक ही ज्वाइन करेंगे, 4 साल के बाद मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप का आर्मी में जॉब निकला था। ठीक है, और इसके थ्रू कॉन्ट्रैक्चुअल होगा, 4 ईयर्स तक सर्विस की जाएगी, एंड जो रिक्रूट्स होंगे आर्मी में वो ऑफिसर रैंक पे नहीं होंगे, उसके नीचे होंगे। ठीक है, एक चीज तो ये हो गया। दूसरा, उनको हम लोग अग्निवीर, इसीलिए अग्निवीर अग्निवीर हम लोग कह भी रहे थे कि अग्निवीर योजना जो है वो है, तो पथ जो सॉरी स्कीम का जो नाम है वो है अग्निपथ स्कीम, और जिसमें जो यूथ है जो ज्वाइन करेंगे, जो लोग हैं पर्सन रिक्रूट होंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, अग्निवीर कहेंगे। इस स्कीम के थ्रू क्या है कि हर साल लगभग 45 से 50 हजार सोल्जर जो है उनको ज्वाइन करवाया जाएगा। फर्स्ट 4 ईयर्स के बाद अगर हम देखें तो उसमें से मान लो कि ये 50 हजार में 4 साल में 2 लाख लोग जो है वो ज्वाइन किए, उसमें से 25% जो कि बेस्ट होंगे उनको ही रखा जाएगा, मतलब परमानेंट किया जाएगा आगे के सालों के लिए। बाकी जो 75% है उसको क्या है कि उसको फिर हटा दिया जाएगा। तो यहीं से क्या हुआ, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा स्टार्ट हुआ था, जो हम कह सकते हैं जो बच्चे थे, और खासकर इसको पॉलिटिकल एजेंडा भी बना लिया गया था एक तरीके से कि भाई बचे हुए 75, और जो सही भी 75% जो लोग हैं जो अपनी जान के लिए इतना, मतलब आर्मी में सर्व करना कोई अदर जॉब जैसा नहीं है, वहां जान भी जा सकती है। तो उस केस में क्या है कि एक ऐसे जॉब में जाना जहां पता है आपको कि 4 साल के बाद आप रिटायर हो जाइएगा, तो फिर वो मतलब सारा जो जोश है, सारा जो जॉब सिक्योरिटी वो वहीं पे क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि भाई हम जो है 25% को रखेंगे, और अगले 15 साल के लिए क्या है फिर रखा जाएगा, कमीशन किया जाएगा, बाकी जो है 75% उसको रिटायर हम करेंगे, लेकिन हाँ अदर जगह उनको क्या है हम हेल्प करेंगे कि वो अदर जगहों पे क्या है उनको नौकरी जो है वो मिल जाए। एक तरीके से बेनिफिट होगा उनको, हम जो है वो सर्विस सर्टिफिकेट भी देंगे या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी देंगे आर्मी का कि आपने 4 साल तक जो है आर्मी में सर्व किया। कंप्लीशन 4 साल के बाद क्या है, एक सेवा निधि पैकेज उनको दिया जाएगा, जहां 11,71,000 रुपए जो है वो अग्निवीर को मिलेगा। एंड एक तरह का जो लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है 4 साल के लिए, वो क्या है 48 लाख का जो है वो मिलता है। डेथ के केस में क्या है जो पे आउट है वो 1 करोड़ रुपया होगा, जो मान लो 2 साल तक अगर सर्व किया, 2 साल के बाद डेथ हो गया, तो अगला बचा हुआ 2 साल में क्या हो गया, जो सर्विस में पैसा मिलता सैलरी के रूप में वो भी क्या है दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें इतना ही पढ़ना था। फिर अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री टू रिवैम्प अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। अब यहीं पे हमारे पास है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, PMAYU की हम बात करते हैं। ये 25 जून को 2015 के अंदर क्या है लॉन्च हुआ था। एंड अगर हम देखें तो ये 25 जून 2015 के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ था। मेन फोकस अगर हम देखें तो मेन फोकस क्या था कि आसानी से जो लोअर मिडिल क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, या जो मिडिल इनकम ग्रुप है, उन लोगों को जिनके पास घर नहीं है, मतलब जिनके पास अपना पक्का कोई घर नहीं है, उनको क्या है घर आसानी से हो सके, तो अफोर्डेबल तरीके से उनको क्या है जो कम दाम पे कम रेट पे क्या है बैंक से लोन मिल सके, ये सारी चीजें, ताकि वो जो है वो मतलब
हम कह सकते हैं कि जिनके पास घर नहीं हो तो उनको क्या है, घर मिल जाए, यानी कि इसी को हम लोग आवास योजना कह रहे हैं कि भाई आवास मिल जाए, घर मिल जाए। बेनिफिशियरीज अगर हम देखें तो ये 3 कैटेगरीज में हम देखते हैं। एक है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी कमाई जो है एनुअली मैक्सिमम 3 लाख रुपए तक होती है। लो इनकम ग्रुप जहां मैक्सिमम क्या है 6 लाख रुपए तक होगी। मिडिल इनकम ग्रुप जहां मैक्सिमम क्या है 18 लाख तक जो है वो फैमिली इनकम जो है वो होगा। बेनिफिशियरी की फैमिली विल कंप्राइज हस्बैंड वाइफ, अनमैरिड सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, ठीक है, मतलब मैरिड सन और मैरिड डॉटर की हम नहीं बात कर रहे। अफोर्डेबल हाउसिंग थ्रू क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी, CLSS, जहां पे क्या है बस जैसे देखो, अगर हम देखें 6 लाख के रुपए के लोन पे 6.5% क्या है इंटरेस्ट मिलेगा। एलिजिबल फॉर एन इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 6.5% ऑन लोन अमाउंट ऑफ अप टू 6 लाख, 4% 9 लाख और 3% 12 लाख, मतलब 12 लाख तक लोन होगा तो 3% सब्सिडी हो जाएगा। 9 लाख तक रहेगा तो 4% हो जाएगा। 6 लाख तक रहेगा तो 6.5% क्या है सब्सिडी जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से अभी क्या है, कल ही राहुल गांधी जी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा के अंदर जो है वो बने हैं। एंड लीडर ऑफ अपोजिशन अगर हम कहें तो, क्योंकि ये पोजीशन बहुत मतलब बहुत सालों से खाली था लीडर ऑफ अपोजिशन, क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा सीट जो है अपोजिशन में नहीं आ पा रही थी। मतलब कुछ क्राइटेरिया है अपोजिशन में सीट आने के लिए, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए। हम ये नहीं कह सकते कि हर जो है लोकसभा में जो है लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो प्रेजेंट ही होते हैं। जैसे अगर हम लीडर ऑफ अपोजिशन को देखें तो ये लीडर जो है लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी का होता है, जहां हैविंग नॉट लेस देन 1/10 सीट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा। मतलब टोटल स्ट्रेंथ अगर हम 543 देख रहे हैं तो इसका 1/10 जो है मतलब 54.3 तो नहीं कह सकते हैं, 55 सीट्स हम देख रहे हैं कि मिनिमम जो है वो 55 सीट्स जो है वो होना ही चाहिए, तभी जाके उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा लीडर ऑफ द अपोजिशन को। ही विल बी अ मेंबर ऑफ द क्रूशियल कमिटीज, मेंबर होंगे, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उनको बेनिफिट्स भी है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन होंगे, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के मेंबर होंगे, एस्टीमेट कमेटी जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, इन सारे के क्या है मेंबर होंगे। ही इज एंटाइटल टू बी अ मेंबर ऑफ वेरियस सिलेक्शन कमिटीज, जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन उसके क्या है उसके भी मेंबर होंगे। फिर हम कह सकते हैं सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की उसके हेड को चुनने के लिए जो है सीबीआई के हेड के चुनने के मतलब सिलेक्शन कमेटी के क्या है ये मेंबर होंगे। एनएचआरसी के क्या है मेंबर होंगे एंड लोकपाल के भी क्या होंगे मेंबर होंगे। तो मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन बनना क्या है अपने आप में एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे फैसले जो है वो उसमें इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा जो तक नहीं था। मतलब पिछले लोकसभा इलेक्शंस में क्या है कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो नहीं बन पाए थे। ही प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, कि कभी भी क्या है कि जब भी जो मेन जो गवर्नमेंट है अगर वहां पे क्या है हमको मतलब अगर हम देखें कि वो मेन जो गवर्नमेंट है डिसॉल्व करती है तो एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट क्या हमेशा तैयार होगा लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ। द लीडर ऑफ अपोजिशन इन बोथ द हाउसेज वेर अकॉर्डेड स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन अंडर द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। तो लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है दोनों ही हाउसेज में, मतलब चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा, दोनों के हाउसेज के ही अंदर क्या है लीडर ऑफ अपोजिशन को एक स्टैट्यूटरी पोजीशन के रूप में जो है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के रूप में क्या है मतलब कंसीडर किया गया, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में या स्टैट्यूटरी पर्सन के रूप में जो है वो इस पोजीशन को कंसीडर किया गया है। दूसरा हम कह सकते हैं कि लीडर ऑफ पोजीशन जो है इनकी सैलरीज एंड अदर जो फैसिलिटीज है अलाउंसेस है वो एक कैबिनेट मिनिस्टर की ही होती है। ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें क्या है मेंशन नहीं है, वहां से डेराइव होती है, ठीक है, मेंशन नहीं है डेराइव होती है। उसी तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मेंशन नहीं है। तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है हमारा जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो जल जीवन मिशन के अंदर जो वाटर डेफिसिट है उसको ओवरकम करने के लिए एक नए प्रोजेक्ट की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। अगर हम देखें जल जीवन मिशन को तो 2019 के अंदर जो है लॉन्च किया गया था, ताकि हर जो रूरल हाउस होल्ड के अंदर जो हर एक आदमी है पर पर्सन पर डे जो है 55 लीटर जो है वाटर सप्लाई जो है वो किया जा सके। एंड ये 55 लीटर वाटर सप्लाई जो है ये फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के थ्रू जो है अचीव किया जाएगा सप्लाई करने के लिए 2024 तक, ठीक है। जल जीवन मिशन की अगर हम बात करें तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है उसके अंदर आता है। मेनली क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वाटर सप्लाई की हम नहीं बात करते, जो रीयूज वाटर है उसको भी, मतलब जो यूज वाटर उसको रीयूज जो है वो कैसे किया जाए। जैसे ग्रे वाटर जो है, जैसे वॉशरूम से हमारा जो वाटर निकलता है, सिंक से, किचन से, जो वॉशिंग मशीन से, ये सारे को हम कंसीडर ग्रे वाटर करते हैं। एंड इसको ड्रिंकिंग के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए आफ्टर ट्रीटमेंट जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम फंडिंग पैटर्न की बात करें तो 50-50% जो है स्टेट और सेंटर के बीच क्या है इसको शेयर करने की बात कही जा रही है। एंड इसके अंदर अगर देखा जाए तो सेंटर स्टेट में 50-50% है, लेकिन कुछ स्टेट्स में जैसे हिमालयन स्टेट्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में 90% जो है पार्ट सेंटर देगा और 10% जो है स्टेट जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो 350 कॉन्ट्रैक्ट जो है आईडेक्स के अंदर जो है फॉर मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट जो है वो उन्होंने साइन किया एक तरीके से। अब ये आईडेक्स है क्या, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ द डिफेंस इंडस्ट्री। और मतलब 2018 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद से मतलब डिफेंस प्रोक्यूरमेंट में अगर हम देखें तो और डिफेंस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में तो धड़ल्ले से 2024 आ गया, मतलब लगभग 6 साल हो गया। तो 6 साल के अंदर सोचो कि 350 कॉन्ट्रैक्ट जो है इन्होंने साइन किया, मतलब 349 ऑलरेडी हो चुका है। तो ये काफी ज्यादा क्या है मास लेवल पे हम कह सकते हैं कि काम जो है वो हो रहा है। तो आईडेक्स जो है इट एम्स टू प्रमोट इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इन डिफेंस एंड एरोस्पेस बाय एंगेजिंग इंडस्ट्रीज व्हिच इंक्लूड एमएसएमईज। अब देखो एमएसएमई को भी इंक्लूड किया गया है, स्टार्टअप्स को भी किया गया है, जो इंडिविजुअल इनोवेटर्स है उनको भी R&D इंस्टीट्यूट्स है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स है, उनको भी जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। IDEX will provide the engaging industries with funding and other support to carry out research and development. IDEX will be funded and managed by Defense Innovation Organization, जिसको DIO कहते हैं, जो कि एक फंक्शनल एग्जीक्यूटिव आर्म है DIO, ठीक है।
एंड जो आईडेक्स है वो एक तरीके से डीआईओ का क्या है, एग्जीक्यूटिव आर्म है, ठीक है, जो फंक्शन करता है एग्जीक्यूटिव आर्म के अंदर। मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इट्स फाउंडिंग मेंबर्स दो है, एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको एचएएल कहते हैं, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसको बीएल कहते हैं। डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स डीपीएसयूज के रूप में जो है वो है। एचएएल और बीएल दोनों ही क्या है, नवरत्ना कंपनी के अंदर जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो बस आईडेक्स याद रखना कि डिफेंस से रिलेटेड है, एंड 2018 में जो है वो लॉन्च हुआ था, एंड ये 350th कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि रिसेंटली क्या है कि जो हमारा इकोनॉमिक कर्व अगर हम देखें तो के शेप रिकवरी जो है दिखा रहा है। अब कि यहाँ पे के शेप रिकवरी की बात करें तो के शेप रिकवरी कब होता है, एक रिसेशन के बाद क्या है, मतलब एक डाउन जाता है, एक ट्रफ आता है, रिसेशन ट्रफ जिसको हम कह रहे हैं। इसके बाद क्या है कि इकोनॉमी मूव करता है, लेकिन कुछ पार्ट क्या है, कुछ पार्ट और भी ज्यादा सिंक करता है, मतलब कुछ जो इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स की हम बात करें, और कुछ में क्या है काफी ज्यादा राइज हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये डाइवर्जेंस हमें देखने को मिला। जैसे बिजनेस साइकिल पीक में अगर हम इस ग्राफ में देखें तो यहाँ आप देखो बिजनेस साइकिल पीक है, फिर ये क्या होगा, रिसेशन ट्रफ हुआ, एंड कुछ सम पार्ट्स इकोनॉमी का रिकवर किया, लेकिन सम पार्ट जो है और सिंक कर गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग, क्योंकि ये सिमिलरिटी जो है रोमन लेटर के जैसा दिखाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, के कर्व जो है इकोनॉमी के अंदर जो है वो कह रहे होते हैं। तो रिसेशन के बाद क्या है, कुछ सेगमेंट जो है इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर जो है इकोनॉमी का वो डेवलप करेगा बहुत तेजी से, एंड कुछ जो है और ज्यादा सिंक करेगा, तब जाके हमको के कर्व जो है वो मिलता है। कॉटन कंजम्पशन जो है ये सेकंड हाईएस्ट है 10 साल के अंदर, ये मिनिस्ट्री जो है वो कहती है। अब यहाँ पे कॉटन आया तो कॉटन को अगर हम देखें तो इसको वर्सेटाइल क्रॉप कहते हैं, क्योंकि ये फूड फीड और फाइबर के रूप में जो है वो यूज होता है। साथ ही साथ टेक्सटाइल में, कुकिंग ऑयल में, एंड लाइफ स्टॉक फीड के रूप में जो है हम लोग इसको यूज करते हैं, मतलब फूड फीड और फाइबर के रूप में। कॉटन जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है कमर्शियल क्रॉप में से है इंडिया के अंदर, एंड लगभग हम कह सकते हैं टोटल जो ग्लोबल कॉटन प्रोडक्शन होता है उसका 25% प्रोडक्शन जो है इंडिया के ही अंदर होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इंडिया में बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड भी जो है वो कहा जाता है। इंडिया के अंदर 67% इंडिया कॉटन जो है ये रेन फेड एरियाज में जो है वो ग्रो करते हैं, रेन फेड एरियाज में, और 33% इरिगेटेड एरियाज में। मतलब 67% जो है, टू थर्ड जो है हम कह सकते हैं सिंपली कि वहां पे जहां पे रेन पे डिपेंडेंट है उन्हीं एरियाज में, और 33% जो है इरिगेटेड एरियाज में जो है कॉटन को कल्टीवेट किया जाता है। अगर हम कॉटन को देखेंगे तो जनरली एक खरीफ क्रॉप होता है पहला चीज। फिर हम कहते हैं कि कॉटन का कल्टीवेशन जो है वो एक हॉट सनी क्लाइमेट को जो है वो डिमांड करता है, एंड लॉन्ग फ्रॉस्ट फ्री पीरियड। अब ये फ्रॉस्ट क्या मतलब, ऐसा नहीं कि फ्रॉस्ट मतलब कि बहुत ज्यादा ठंडक होनी चाहिए, ओले वगैरह नहीं पड़ने चाहिए, और मतलब बेसिकली ठंडा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, हॉट पीरियड चाहिए इसको। और मोस्ट प्रोडक्टिव जो है एरिया वो है वार्म और ह्यूमन क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है वो वहां पे हमको देखने को मिलता है कॉटन का। कॉटन जो है वेरियस सॉइल टाइप्स पे जो है वो ग्रो करता है, जैसे वेल डीप एलुवल सॉइल पे नॉर्दर्न रीजन में, वेरिएबल डेप्थ ब्लैक क्लेई सॉइल्स जो कि सेंट्रल रीजन में पाया जाता है, और ब्लैक एंड रेड सॉइल जो कि साउदर्न जोन में है वो पाया जाता है। मेनली कॉटन हम पढ़ते भी है ज्योग्राफी में, याद भी करते हैं कि ब्लैक सॉइल इज इक्वल टू कॉटन, ठीक है। कॉटन मोस्टली क्या है, ब्लैक जो सॉइल है उसी में ग्रो करता है। While cotton exhibits some tolerance to salinity, it is highly sensitive to water logging, emphasizing the importance of well drained soils in cotton farming. अब इंपॉर्टेंस क्यों है कॉटन फार्मिंग के अंदर वेल ड्रेन सॉइल्स का, तो यही है क्योंकि कॉटन जो है वो वाटर लॉक कंडीशन में मतलब मर जाएगा। तो उस केस में क्या है कि हमको प्रॉपर ड्रेनिंग जो है वो चाहिए होता है, कि ऐसे सॉइल जो कि वाटर होल्ड करे उसमें कॉटन जो है वो ग्रो नहीं कर सकता है। अगर कुछ हम रीजन देखें, जैसे देखते हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्थ जोन में हमारा कौन कौन सा आ गया, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है। यहाँ पे इसमें से सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो टोटल एरिया जो है 1.63 मेट्रिक हेक्टेयर है, जहां टोटल अगर प्रोडक्शन हम देखें तो 20% जो है वो प्रोडक्शन यहीं पे हमको देखने को मिलता है। सेंट्रल जोन में अगर हम देखें तो सेंट्रल जोन में गुजरात हो गया हमारा, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और उड़ीसा है। टोटल अगर अगर हम देखें तो सेंट्रल जोन से ही 62% जो है प्रोडक्शन जो है वो होता है। साउथ जोन से जो है 18% जो है प्रोडक्शन होता है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से, ठीक है। तो ये एरिया से जो है वो हमारा 18%, सेंट्रल एरिया से सेंट्रल जोन अगर हम कहें तो 62% जो है वो ग्रोथ होता है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा हो गया, सेंट्रल स्टेट में ही हमारा कौन सा हो गया, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। और गुजरात से ही क्या है बहुत ज्यादा कॉटन जो है सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पर अगर देखा जाए तो गुजरात से ही कॉटन क्या है मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लास्ट हमारा न्यूज है इसके अंदर, वो है प्रोजेक्ट प्रकाश को लेके। प्रोजेक्ट प्रकाश जो है ये एक यूएस बेस्ड इनिशिएटिव है बाय आईआईटी दिल्ली, डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली, एंड मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी। दोनों का हम कह सकते हैं तो एक तरीके से इनिशिएटिव बेस्ड जो है वो है। मतलब मेन चीज क्या है, जो भी ब्लाइंड चिल्ड्रन है उनको देखने के लायक बनाना। फिर एक और इसमें पार्ट है, द ओवरआर्चिंग मिशन ऑफ प्रोजेक्ट प्रकाश इज टू ब्रिंग लाइट इनटू द लाइव्स ऑफ क्यूरेबली ब्लाइंड चिल्ड्रन। मतलब ब्लाइंड चिल्ड्रन ऐसे नहीं जो क्योर नहीं हो सकते, क्यूरेबली कहा जा रहा है कि जिनको ठीक किया जा सकता है, उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। इल्यूमिनेट सम फंडामेंटल साइंटिफिक क्वेश्चंस अबाउट हाउ द ब्रेन डेवलप्स एंड लर्न्स टू सी, ठीक है। मतलब इस प्रोजेक्ट प्रकाश के थ्रू जब ये कर रहे थे, ब्लाइंड चिल्ड्रन जो कि क्यूरेबल होंगे उनके इलाज करने के दौरान क्या है, और भी अदर फैक्टर्स जो है वो पता चला, और भी अदर साइंटिफिक चीजें जो है वो पता चली हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन जो है वो कैसे काम करता है, हम कैसे देखते हैं, ये सारी चीजें। प्रोजेक्ट प्रकाश हैज बीन वर्किंग सिंस 2005 एंड at the very grass roots of India in hundreds of villages, connecting them to the most sophisticated treatment available and building awareness regarding treatable and preventable blindness। तो प्रोजेक्ट प्रकाश 2005 से ही क्या है कि काम जो है वो कर रहा है, हर रूरल या जो ग्रास रूट लेवल है उस पर भी जो है वो काम हो रहा है, ताकि उस लेवल पे मतलब रूरल या पिछड़े लेवल पे भी क्या है, हम मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट जो है वो पहुंचा सके। इसी बेसिस पे प्रोजेक्ट प्रकाश जो है वो काम कर रहा है। अगर हम इंपॉर्टेंस ऑफ कलर विजन को देखें तो कलर विजन ह्यूमन में क्या है, इसलिए नहीं है कि ताकि हम क्या है चीजों को रिकॉग्नाइज कर सकें, ठीक है। मतलब ह्यूमंस के अंदर अगर हम देखें तो कलर विजन हमको क्या है, एक बेटर एडेप्टेशन और सर्वाइवल एडवांटेज भी देता है कलर विजन, ठीक है। बाकी अगर हम तुलना में मतलब अगर हम कलर विजन नहीं देख रहे तो
बेटर क्या है, अडेप्ट जो है वो नहीं कर पाएंगे, या जो प्रीडेटर से बचने का पावर है या एडेप्टेबिलिटी है वो भी क्या है, कम होता है, जिसमें कलर विजन जो है नहीं होता है। तो यहीं से कलर विजन का इंपॉर्टेंस है। तो एक कलर ब्लाइंडनेस जो है वो डिजीज भी है। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम आई के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये वाला पार्ट रेटिना हो गया, एंड रेटिना पे क्या है, इमेज फॉर्मेशन बनता है। रेटिना के ही अंदर क्या है, ये हमारे जैसे बाहर से अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे एक फोटो सेंसिटिव सेल्स होते हैं दो तरह के, एक रॉड्स कहलाते हैं शेप वाइज और दूसरे कोन्स कहलाते हैं। कोन्स जो है वो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं, रेड होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्लू होते हैं, मेनली तीन तरह के कोन्स जो है वो पाए जाते हैं। बीच में क्या है कि हमारे बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, और आगे साइड में रेटिना में गैंग्लियोनिक सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये फुल कलर विजन जो है वो ऐसा है, और जहाँ रेड ग्रीन डेफिशिएंसी है वो ऐसा दिखेगा। जैसे रेड और ग्रीन वाला पैच जो है नहीं दिख रहा, तो कुछ ऐसा जो है वो फेडेड जो है कलर दिख रहा है। यहाँ विबग्योर का क्या है, सारे ही कलर जो है वो बढ़िया से नजर आ रहे हैं। तो इतना ही था न्यूज़पेपर के अंदर, इससे ज्यादा जो है वो नहीं पढ़ना है हमको। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग नेक्स्ट पेपर के अंदर करेंगे। तो आज है 27 जून, और 27 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्या है कवर करेंगे। सबसे पहला जो हेडलाइन है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ को कहके। तो एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो है हमको कुछ पॉइंट्स पढ़ना है। फिर है एक रूफ टॉप सोलर प्लांट से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जहाँ कोल फील्ड्स पे काम करने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं उनको भी खतरा है स्किन डिजीज का और साथ ही साथ लंग प्रॉब्लम्स का, तो उसी से रिलेटेड ये डिसऑर्डर्स है। फिर एक नाटो 32 हमको पढ़ना है। पहले ये 30 ही थे, रिसेंटली हमने देखा 23rd, सॉरी 23 में भी और 24 में भी क्या है 31st और 32nd जो है मेंबर्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया। ठीक है, मल्टी ऑमिक्स एक टर्म है, उसको देखेंगे। एंड प्लेसेस इन न्यूज में बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क है, उसके बारे में हमको देखना है। ज्यादा आज न्यूज नहीं है तो जल्दी जो है हम लोग इसको कवर करते हैं, जल्दी वाइंड अप करेंगे। पहला जो न्यूज है वो है हमारा कि एंडिंग डिफेक्शंस। कि डिफेक्शंस मतलब क्या होता है, डिफेक्शन मतलब होता है कि कोई भी एक कैंडिडेट जो एक पार्टी से या इंडिविजुअल जो है कंटेस्ट किया उन्होंने इलेक्शन, और वो जीत भी गए, और जीतने के बाद क्या है कि वो किसी दूसरे पार्टी में चले गए, मतलब वो बने एमपी किसी और पार्टी से, या एमएलए किसी और पार्टी से, या एमएलसी किसी और पार्टी से, लेकिन जीतने के बाद क्या है कि वो चले गए दूसरे पार्टी में, यानी कि वो स्विच कर लिए। या तो वो इंडिविजुअल लड़े थे, और वो क्या है आफ्टर इलेक्शन विनिंग वो क्या है दूसरे पार्टी को किसी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसी चीज को हम लोग डिफेक्शन कहते हैं। एंड डिफेक्शन के कारण डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ज्यादा क्या होता है कि एक तरीके से मतलब हमेशा हमको देखने को मिलता है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग होता है वो भी कहा जाता है वर्ड, कि जो एमएलएज है एमपीज है उनका ट्रेडिंग होता है एक तरीके से, कि भाई वो एक पार्टी से जो है दूसरे पार्टी में मूव कर रहे हैं, हमेशा स्विच कर रहे हैं, जिसके कारण ओवरऑल क्या है कि जो वैल्यू है डेमोक्रेसी का वो क्या है डिग्रेड हो रहा है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमको पढ़ना है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पनिशेस इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर लीविंग वन पार्टी फॉर अनदर। पार्लियामेंट एडेड इट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द 10th शेड्यूल। तो यहीं पे याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है 10th शेड्यूल जो है उसके अंदर है, 1985 में जो है इसको ऐड किया गया था। एंड 10th शेड्यूल के नाम से जो है फेमस भी है, इसको हम लोग कहते भी है। और 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू क्या है इसको एक तरीके से ऐड किया गया था। तो इसमें 3 पॉइंट बस याद रखना, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल इज इक्वल टू 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है, इट सेट्स प्रोविजंस फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन टू अनदर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये क्या है, जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात है वो इसके अंदर जो है वो लिखी गई है, मतलब इस एक्ट के थ्रू जो है वो प्रोविजंस उसके अंदर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसके अंदर भी जो है हमको डिफेक्शन के बारे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है कि रूफटॉप सोलर पोटेंशियल जो है उसके बारे में जिक्र किया गया है इस आर्टिकल के अंदर। एंड बोला गया कि भाई इंडिया जो है वो अपने रूफटॉप जो सोलर पोटेंशियल है उसको कितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट जो है वो कर पा रहा है। तो देखा भी जाता है कि जो रूफटॉप सोलर पोटेंशियल है, सॉरी रूफटॉप सोलर अगर हम प्लान देखें या प्लांट देखें, तो ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत क्या है इंस्टॉल करने की बात कही गई थी, जहां पे रूफटॉप जो है सोलर पावर सिस्टम को जो है 1 करोड़ घरों के अंदर जो है पूरे देश के अंदर इंस्टॉल किया जाएगा। रूफटॉप सोलर पैनल्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ये एक तरह का फोटो वोल्टाइक पैनल्स है, जो कि हर बिल्डिंग के ऊपर क्या है कि जैसे हम देखते भी है सोलर पैनल जो है लगा रहता है, ताकि जो मेन पावर सप्लाई है उसके साथ क्या है कनेक्टेड है, मतलब जो मेन यूनिट है पावर सप्लाई का उसके साथ कनेक्टेड है, अल्टरनेटिव के भी रूप में यूज जो है वो हो, और एक तरीके से कि स्विच भी करेगी मेन इलेक्ट्रिसिटी से। क्यों भाई, ताकि बेनिफिट अगर हम देखें तो इट रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी एंड सेव्स इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फॉर द कंज्यूमर। मतलब मेन इलेक्ट्रिसिटी यूनिट से जो है अगर कनेक्टेड रहेगा तो अल्टीमेटली क्या है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है उसके भी कॉस्टिंग को कम करता है, उसको रिड्यूस करता है, सेव करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी सेव करने की बात जो है हम कर रहे हैं। Surplus solar power units generated from the rooftop solar plant can be exported to the grid as per the metering provisions. The consumer can receive monetary benefits for the surplus exported power as per the prevailing regulations. ठीक है, तो कंज्यूमर को क्या है एक तरीके से लालच देने के लिए भाई आप जो है इंस्टॉल करिए, कुछ कुछ मॉनिटरी बेनिफिट्स जो है वो भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम इसी से रिलेटेड कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो 2014 के अंदर रूफटॉप सोलर प्रोग्राम जो है उसको लॉन्च किया गया था। एम था कि टोटल प्रोडक्शन जो है वो 40 गीगावाट जो है 2022 तक जो है अचीव किया जाए। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर ओवरऑल वर्ल्ड में एनर्जी जो डिमांड है वो हाईएस्ट है, क्योंकि अगर हम देखें तो ओवरऑल पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है, एंड साथ ही साथ जो डिमांड है कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है, जिसके कारण जो एनर्जी डिमांड है वो काफी ज्यादा है। एंड इस एनर्जी
को अगर हम देखें तो हम कैसे पूरा करते हैं, तो इंडिया इज कमिटेड टू अचीविंग 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 20। अब ये क्या है, एक तरीके से जो डिटरमाइंड प्लेज था, अगर हम देखें तो जो कॉप मीटिंग था उसमें इंडिया ने लिया भी कि भाई ओवरऑल क्या है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट जो है वो अचीव करेंगे इस टारगेट को, कि ये जो टारगेट है हमारा या ये जो प्रोडक्शन है रिन्यूएबल सोर्सेस से जो है हम पूरा कर सके। Also, the country aims for 50% of electric generation from non-fossil fuel sources by 2030, having already reached 43% with renewable, contributing 30% to the total installed capacity। तो देखो यहाँ पे हमारा टारगेट भी था कि भाई जो भी 2030 तक जो हमारा एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इसका 50% जो पार्ट है हम रिन्यूएबल सोर्सेज से जो है यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज है उससे जो है वो पूरा करेंगे, जिसमें से ऑलरेडी 43% तक हमने अचीव जो है वो कर लिया है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा न्यूज जो है वो है प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू कोल माइनिंग कॉजेज रेस्पिरेटरी स्किन डिजीज इन वर्कर्स स्टडी। अब यहीं से देखो यहाँ पे हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं, मतलब हम जॉब्स की बात कर रहे हैं, हम ऑक्यूपेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या है, एक लॉन्ग टर्म एक्सपोजर है, मतलब एक क्रोनिक है, मतलब ऐसा नहीं कि गए और तुरंत ही बीमार हो जाएंगे, नहीं। लॉन्ग समय में क्या है, 10-20 साल काम करने के बाद क्या है कि सर्टेन मटेरियल जो है वो कंटिन्यूसली ब्रीथ इन करते हैं, लंग्स के अंदर जाता है। पार्टिकल जो है वो क्या है, एयर के थ्रू अगर हम देखें तो अंदर क्या है ये मूव करेगा एंड लंग प्रॉब्लम जो है वो कॉज कर सकता है। ये जो सोर्सेस है वो फैक्ट्रीज हो सकता है, स्मोक स्टैक्स हो सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है, फायर्स हो सकता है, माइनिंग हो सकता है, कंस्ट्रक्शन हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, कोल जो है वो कोल के थ्रू क्या है, कोल माइनर्स जो होते हैं, वर्कर्स जो होते हैं, उनको जो है एक तरीके से खतरा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है न्यूज वो है कि जो नीदरलैंड्स के प्राइम मिनिस्टर है, डच पीएम मार्क रूट, वो मार्क रूट जो है उनको नया जो है चीफ जो है नाटो का बनाया गया। तो यहाँ पे नाटो वर्ड जो है वो आया है। अब नाटो ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसको हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जो ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। 32 मेंबर्स आज की डेट में अगर हम देखें तो 32 मेंबर प्रेजेंट है, पहले 30 थे। 2023 में क्या है यहाँ पे फिनलैंड ने ज्वाइन किया था एंड 2024 में सबसे रिसेंट जो है वो स्वीडन ने 2024 में ज्वाइन किया है। बेसिकली ये यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के ही अंदर जो है ये सारे नेशन जो है वो प्रेजेंट है, जैसे अल्बेनिया हो गया, डेनमार्क है, हंगरी है, मोन्टेग्रो है, रोमानिया है, यूनाइटेड किंगडम है, बेल्जियम है, एस्टोनिया, आइसलैंड, नीदरलैंड्स, स्लोवाकिया, यूनाइटेड स्टेट्स, बल्गेरिया, फिनलैंड, इटली, नॉर्थ मैसिडोनिया, स्लोवेनिया, कनाडा, फ्रांस, लातविया, नॉर्वे, स्पेन, क्रोशिया, जर्मनी, लिथुआना, पोलैंड, स्वीडन, सेचिया, ग्रीस, लग्जमबर्ग, पोर्टुगल एंड तुर्की है। तो ये सारे ही नेशंस क्या है, एक तरीके से मेंबर है नाटो के। द ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर टू काउंटर द थ्रेट पोज्ड बाय द सोवियत यूनियन एंड टू प्रमोट डेमोक्रेसी एंड स्टेबिलिटी इन यूरोप। तो सोवियत यूनियन और जो अदर जो हम कह सकते हैं जहां डिक्टेटर्स है या जो जैसे नॉर्थ कोरिया हो गया वो भी है, उसके भी अगेंस्ट क्या है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करता है। इसकी स्थापना जो है या अगर हम देखें तो इस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन जो है 1949 4 अप्रैल को जो है वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो है वो किया गया था। मतलब ये जो है वो नाटो के अंदर जो है जो फाउंडिंग मेंबर्स थे उन्होंने स्टार्ट जो है वो किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है मल्टीओमिक्स या मल्टीओमिक्स जो है वो है क्या, ओवरऑल इंटीग्रेशन है, ठीक है। जितने भी ओमिक्स जैसे जीनोमिक्स हो गया, एपिजीनोमिक्स हो गया, ट्रांसक्रिप्टोनोमिक्स हो गया, प्रोटियोमिक्स हो गया, मेटाबोलोमिक्स हो गया, ये सारे ओमिक्स जो है इनका एप्लीकेशन जो है ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम कैसे कर सकते हैं। तो इन सबको कंबाइन करके इंटीग्रेट करके क्या है फाइनली जो भी ह्यूमन वेलफेयर के लिए क्या है हम काम कर सकते हैं, सबको ही हम लोग मल्टीओमिक्स में देखते हैं। तो मल्टीओमिक्स इज अ बायोलॉजिकल एनालिसिस अप्रोच इन विच द डेटा सेट्स आर मल्टीपल ओम्स सच एज, डेटा यहाँ से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे जीनोम हो गया, प्रोटियोम हो गया, ट्रांसक्रिप्टोम हो गया, एपीजीनोम हो गया, मेटाबोलोम हो गया, माइक्रोबायोम हो गया। इट प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट वे टू अंडरस्टैंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक वेरिएंट्स टू बायोलॉजी डिजीज एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बेसिकली ये क्या है कि हेल्प करता है कि जो भी जेनेटिक रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, डिजीज है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और आइडेंटिफाई करके क्या है उसको ठीक जो है वो किया जा सके। नेक्स्ट ना लास्ट अगर हम देखें तो लास्ट जो है हमारा न्यूज है, इंडिया का लार्जेस्ट लियोपार्ड या लेपर्ड हम कह सकते हैं जिसको कहते हैं सफारी जो है ओपन किया गया है बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर, जहां पे 8 नंबर में 8 जो है लेपर्ड्स को रिलीज किया गया है सफारी पार्क के अंदर, जो ओपन फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर। तो 8 लेपर्ड को रिलीज किया गया है कहां पे, बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है वो हो चुका है। बानरघट्टा नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क इंडिया के अंदर है, बैंगलोर के नजदीक में। जैसे यहाँ पे मैप में देखे तो ये बैंगलोर हो गया, यहाँ पे ही हमको बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो कि इस नेशनल पार्क के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। 1970 के अंदर जो है इस बानरघट्टा नेशनल पार्क को जो है वो बनाया गया था एंड 1974 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया नेशनल पार्क के रूप में। 2002 के अंदर क्या है इसी नेशनल पार्क का एक स्मॉल पार्ट जो है इसको जूलॉजिकल गार्डन जू के रूप में बनाया गया, जिसको बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो कहते हैं। एंड इसी बानरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क के अंदर क्या है 8 लेपर्ड को जो है ओपन फॉरेस्ट एरिया के अंदर रिलीज किया गया है, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी जो है वो आज के डेट में हो गया, ठीक है। तो इतना ही न्यूज में था। कल जो है सॉरी कल 26 जून के न्यूज़ को हम नहीं कर पाए थे, तो इसके लिए आज ही जो है वो मैं दोनों ही को मिला के जो है अपलोड कर दूंगा 26 और 27 का। कुछ अनवांटेड अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस है जिसके कारण जो है रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाया था, कंटेंट जो है वो मैंने बना भी लिया था लेकिन रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाया था। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से जो है वो सारी चीज़ें डिस्चार्ज हो गई थी, तो इस वजह से जो है नहीं हो पाया था। तो आज मैं दोनों ही कंबाइन करके एक ही वीडियो के अंदर जो है वो डाल दूंगा। तो थैंक यू सो मच जो इस सेशन है और जो भी सारे सेशन है और आने वाले जितने भी सेशंस है, जो भी वीडियोस जो है हम लोग कवर करेंगे, जो टॉपिक्स को पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के नोट्स जो है वो आप इस टेलीग्राम हैंडल से जो है वो आप ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम जो आईडी है, जो चैनल है वो है हमारा अननोन आईएएस के नाम से। ये है हमारा यूजर नेम जिसको आप लोग
सब्सक्राइब जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, फॉर डाउनलोडिंग द पीडीएफ्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज अदर कंटेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।